मोहन, मेरे बच्चे, मेरे लाल, अपना ख्याल रखना और हम दोनों को माफ कर देना। हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर कविता और रामू दोनों नदी की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर में वे दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं। कविता, घर में कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं जी, घर में कुछ भी नहीं छूटा है जिससे मोहन को पता चल सके। इसके बाद रामू और कविता दोनों नदी में छलांग लगा देते हैं और वहीं अपनी जान दे देते हैं। अगली सुबह। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? चलो मुझे जल्दी से खाना दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। मोहन अपनी माँ को बुलाता है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो उठकर रसोई में जाता है। अरे माँ यहाँ भी नहीं है, इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? मोहन परेशान हो जाता है और पूरा घर में ढूंढता है, लेकिन जब उसे घर में कोई नहीं मिलता है तो उसे चिंता होती है। इसके बाद वो पड़ोस में जाकर अपनी माँ के बारे में पूछता है। रघु चाचा, मेरी माँ को देखा है क्या? पता नहीं इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई। नहीं मोहन, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं देखा। ठीक है रघु चाचा। मोहन उदास होकर अपने घर लौट जाता है और आंगन में बैठ जाता है। पता नहीं माँ और पापा दोनों कहाँ चले गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, रक्षा करना। उन्होंने आज तक कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मोहन की आंखों में आंसू था। थोड़ी ही देर में मोहन की आंख लग जाती है और वो वहीं बैठे बैठे सो जाता है। शाम का समय। मोहन जल्दी से उठता है। माँ, बाबा। मोहन इधर उधर देखता है, उसे कोई नहीं दिखाई देता है। इसके बाद मोहन रोते हुए कहता है, हे भगवान, माँ बाबा दोनों कहाँ चले गए? अभी तक नहीं लौटे। कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं भाग गए? मोहन भूखा था। वो उठकर घर में जाता है और घर में खाने के लिए ढूंढता है, लेकिन घर में एक दाना भी नहीं था। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और पता नहीं माँ बाबा कहाँ चले गए। मुझे डर भी लग रहा है। भगवान मेरी रक्षा करना। मोहन बिना कुछ खाए पिए जाकर सो जाता है। अगले दिन पूरे गांव में हल्ला हो गया था कि मोहन के माता पिता उसे छोड़कर कहीं भाग गया है। बेचारे मोहन की तो जिंदगी खराब कर दी उसके माता पिता ने। बताओ अब मोहन कहाँ जाएगा? हाँ, तुम सही कह रहे हो श्याम। इस बेचारे 8 साल के बच्चे की क्या गलती थी। गांव के लोग मोहन के बारे में चर्चा कर रहे थे। वहीं पास में खड़ा सेठ धनीराम ये सुनता है और उसके दिमाग में एक तरकीब आता है। इसके बाद वह जल्दी से मोहन के घर जाता है। मोहन, अरे ओ मोहन के बच्चे, बाहर निकल। इतना सुनकर मोहन जल्दी से बाहर आता है। जी सेठ जी। अरे मोहन, मैंने सुना है तेरे माता पिता तुझे छोड़कर भाग गया है। अब तू ये बता, मेरे कर्ज के पैसे कौन लौटाएगा? क्या कर्ज के पैसे? हाँ, पैसे। तेरे पिता ने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया था और वो तो मुझे कर्ज वापस किए बिना ही भाग गया। तू बता, मुझे कैसे पैसे वापस लौटाएगा? सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं किस तरह आपको धन लौटा पाऊंगा? ले देकर। बस मेरी पास एक झोपड़ी है जिसमें मैं रहता हूँ। इस झोपड़ी का मैं क्या करूं? अगर पैसे नहीं है तो तुझे उम्र भर मेरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी और तभी ये कर्ज चुकेगा और मैं इसके तुझे पैसे भी नहीं दूंगा। मोहन नादान था, इसलिए वो आसानी से सेठ धनीराम की बात मान जाता है। ठीक है सेठ जी, अगर ऐसा करने से कर्जा माफ हो जाएगा तो मुझे मंजूर है। इसके बाद मोहन सेठ धनीराम के खेत में मजदूरी करने लगता है। दिन भर वह मजदूरी करने के बाद सेठ धनीराम मोहन को सिर्फ रात का खाना ही देता था और वो भी सिर्फ 2 सूखी रोटियां। ये ले और इसे खाकर सो जा और कल सुबह जल्दी उठकर फिर से काम पर लग जाना।
सुबह पैर पसार कर सोते मत दिखाई देना, वरना तेरी खैर नहीं। जी सेठ जी। सेठ धनी राम मोहन को खूब मारता पीटता भी था, जैसे वो कोई जानवर हो, लेकिन हालातों के आगे मोहन भी मजबूर था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और मोहन 25 वर्ष का हो जाता है। एक दिन सुबह सुबह मोहन को उठने में जरा देरी हो जाती है, तो वो जल्दी से सेठ धनी राम के खेतों की तरफ भागता है। आज तो उठने में बड़ी देर हो गई, जल्दी से खेत पहुंचता हूँ, वरना सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। जैसे ही मोहन खेत में पहुंचता है, वो देखता है कि सेठ धनी राम लाठी लिए गुस्से में उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर मोहन बहुत घबरा जाता है। सेठ जी, माफ कर दीजिए सेठ जी, उठने में जरा देर हो गई, आइंदा कभी नहीं होगा। अच्छा, माफ कर दूं? अरे एक बार माफ करूंगा ना, तो तू बार बार यही गलती दोहराएगा। सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तू क्या चाहता है? तू घर में आराम करे और मैं खेतों में काम करूं? रुक, अभी बताता हूं तुझे। इतना कहकर सेठ मोहन को बेरहमी से पीटने लगता है। वैसे तो मोहन हमेशा सेठ जी की मार खा लेता था, क्योंकि उसे लगता था कि सेठ जी के अलावा उसका इस दुनिया में कोई है नहीं। लेकिन आज मोहन सेठ जी को जवाब देते हुए कहता है, बस करिए सेठ जी, कितना पीटेंगे? रात में आप ही ने मुझसे खेतों में देर तक काम करवाया, इसलिए तो मुझे घर लौटने में देरी हुई थी, और इसी वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती है? सेठ जी मोहन का ऐसा जवाब सुनकर बौखला जाते हैं। अच्छा, तो तू क्या चाहता है मोहन? गलती किसकी है? मेरी? अरे तेरे जैसे को तो अपने सगे माँ बाप ने भी नहीं रखा, छोड़कर भाग गया, और अब मेरी टुकड़ों पर पलकर मुझसे ही जबान लड़ाता है। जा, निकल जा मेरी खेत से। जब भूखे मरेगा तब आएगा मेरे पास वापस लौटकर। सेठ की ऐसी कड़वी बातें सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सेठ जी। वो खेत छोड़कर सीधा गांव के बाहर की तरफ भागने लगता है। उसे भी नहीं पता था कि वो कहां भाग रहा है, मगर मोहन सिर्फ उस गांव से दूर जाना चाहता था जिसने उसका सब कुछ उससे छीन लिया था। अब कभी वापस नहीं लौट कर आऊंगा, चाहे जैसे मुझे अपना गुजारा करना पड़े। ये सब सोचते हुए भूखा प्यासा मोहन एक जंगल के पास पहुंचता है और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। कुछ देर बाद मोहन आगे बढ़ता है। मोहन उदास होकर आगे बढ़ रहा होता है कि तभी मोहन की नजर सामने एक पेड़ के नीचे बैठे साधु पर पड़ती है। साधु बैठकर तपस्या कर रहे थे। मोहन को ऐसे झाड़ियों के पास खड़ा देखकर साधु मुस्कुरा देते हैं और प्यार से उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोहन साधु के पास जाता है। क्या बात है बेटा, बड़ा परेशान लग रहे हो? हाँ बाबा, परेशान तो हूँ। जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। भूख, प्यास और थकान से शरीर भी व्याकुल है। अच्छा, सबसे पहले तुम एक काम करो, उस झोपड़ी के अंदर जाओ, वहां कुछ फल रखे होंगे, उन्हें उठाकर ले आओ। मोहन साधु की बात मान लेता है और झोपड़ी के अंदर जाकर कुछ फल उठा लाता है। साधु उसमें से कुछ फल लेकर बाकी फल मोहन को दे देते हैं। ये कुछ फल मेरे पास रहने दो और बाकी के तुम खा लो। लगता है सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। मोहन को ये सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। धन्यवाद बाबा। आपको कैसे पता चला कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था? मैंने तो बस इतना बताया था कि मैं अभी भूखा था। बस यूं ही समझ लो कि मुझे ऊपर वाली ने बताया है। अच्छा, जरा अपना हाथ लाना तो। मोहन साधु की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो अपना एक हाथ साधु की तरफ बढ़ा देता है। मोहन का हाथ साधु बड़े ध्यान से पढ़ने लगते हैं। वाह, ऐसी लकीरें तो मैंने आज तक सिर्फ राजा महाराजाओं के हाथ में देखी है। बेटा, तुम तो बहुत तकदीर वाले हो।
मोहन को साधु की बात पर हंसी आ जाती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरा हाथ देखने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और आपको लकीर पढ़ना आता ही नहीं। मोहन की बात पर साधु मुस्कुरा देते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने आज तक अपना जीवन गरीबी में बिताया है बाबा। मेरे माता पिता भी मुझे छोड़कर भाग गए हैं। जीवन भर उस सेठ ने मुझे मारा पीटा। अरे मेरी जैसी किस्मत तो किसी की ना हो। और आप कहते हैं मेरी लकीर महाराजाओं जैसी है और मैं बहुत तकदीर वाला हूँ। ये सब सुनकर साधु महाराज फिर से मुस्कुरा देते हैं। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ जाना चाहिए और ये फल अपने साथ ले जाओ, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। इसके बाद मोहन साधु के दिए फल लेकर पश्चिम दिशा की तरफ चलने लगता है। शाम होते होते जंगल का रास्ता खत्म हो जाता है और मोहन को एक गांव दिखाई देता है। गांव देखकर मोहन को बड़ी खुशी होती है। आखिरकार गांव आ गया। मुझे कम से कम जंगली जानवरों के बीच जंगल में नहीं सोना पड़ेगा। कितना डरावना जंगल था वो। लेकिन अब मुझे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। मोहन गांव में इधर उधर किसी काम और जगह की तलाश में भटकने लगता है कि तभी उसे हीरालाल नाम के एक आदमी की मिठाई की दुकान नजर आती है। हीरालाल एक बूढ़ा आदमी था और सभी ग्राहकों से बड़े प्यार से बात कर रहा था। मोहन को देखकर वो उसे कहता है, अरे क्या हुआ बेटा, कौन सी मिठाई चाहिए तुम्हें? आज से पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। तुम इस गांव के लगते नहीं हो। जी वो नहीं, मैं इस गांव का नहीं हूँ और मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए। क्या मुझे आपकी दुकान में अभी कुछ काम मिलेगा? बदले में आप मुझे बस आज रात गुजारने के लिए जगह दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम ये सब मिठाई के खाली डब्बे संभालने में मेरी मदद कर दो। मैंने मेरे निकम्मे बेटे अनुज को कितना बुलाया, लेकिन वो आया ही नहीं। मोहन बड़े मन से हीरालाल की मदद करने लगता है। हीरालाल को भी मोहन से बात करके बड़ा अच्छा लग रहा था। रात होते ही हीरालाल मोहन को अपने घर ले जाता है, जहां पर सिर्फ हीरालाल और उसका बेटा अनुज अकेले रहते थे। अनुज की माँ का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। अरे पिताजी, ये किस भिखारी को उठाकर ले आया आप? तमीज से बात कर अनुज, ये मोहन है। आज रात ये यही रुकेगा। इसने आज मेरी बहुत मदद की है। और तुम क्यों नहीं आए थे दुकान पे? आज कितना काम था? अरे ओ पिताजी, मैं थोड़ा व्यस्त था। हाँ, सब जानता हूँ तू कितना व्यस्त रहा होगा। अरे अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया होगा। खैर ये सब छोड़ो, मैं जल्दी से खाना बना देता हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, खाना मैं बना दूंगा। आपने मुझे यहाँ रुकने दिया है, वही बहुत है। सच में तुम खाना बना दोगे? हाँ, जरूर। और देखना, आपको मेरे हाथ का खाना ना बहुत पसंद आएगा। इसके बाद मोहन हीरालाल और उसके बेटे अनुज के लिए स्वादिष्ट खाना बना देता है। वाह, क्या खुशबू आ रही है। आओ मोहन, तुम भी बैठो, हम सब साथ ही बैठकर खाते हैं। क्या मैं आपके साथ? हाँ, और क्या, आओ। मोहन जब ये देखता है कि हीरालाल उससे इतने प्यार से बात कर रहा था, तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन्हें गले लगा लेता है। क्या हुआ बेटा, ऐसे भावुक क्यों हो रहा है? बहुत अरसे के बाद किसी ने मुझे ऐसे प्यार से बात किया है, इसलिए मन थोड़ा भावुक हो गया। चलिए आप सब साथ में भोजन करते हैं। इसके बाद वो सब साथ में बैठकर भोजन करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह मोहन जल्दी उठ जाता है और सबके लिए नाश्ता भी बना देता है। आज उसे बड़ा अच्छा लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था
कि मानो ये उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो। सेठ जी उठ जाइए, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है, और अनुज सेठ को भी उठा दीजिए। क्या खुशबू है चाय की, वाह! अरे तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया मोहन। ऐसे तो सिर्फ मेरी पत्नी ही मुझे नाश्ता बनाकर खिलाया करती थी, तूने तो मुझे उसकी याद दिला दी। और हाँ, ये क्या सेट लगा रखा है। एक काम कर, तू मुझे चाचा बुलाया कर। हीरालाल की बात सुनकर मोहन को बेहद अच्छा लगता है। वो खुशी से कहता है, ठीक है हीरा चाचा। इसके बाद तीनों नाश्ता करने बैठ जाते हैं। नाश्ता करने के बाद मोहन हीरालाल से कहता है, हीरा चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना इज्जत दिया। अब मैं चलता हूँ। मोहन कहाँ जा रहे हो? तुम तो किसी को इस गांव में जानते भी नहीं। चाचा, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ, क्या पता कुछ काम ही मिल जाए। मोहन, एक काम करो, तुम राजा के दरबार में चले जाओ। राजा विक्रम बड़े दयालु हैं। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें कुछ न कुछ काम जरूर मिल जाएगा। ठीक है हीरा चाचा, मैं सबसे पहले राजा विक्रम के दरबार में ही जाऊंगा। इसके बाद मोहन हीरालाल की आशीर्वाद लेता है और राज्य दरबार की ओर जाने लगता है। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। मोहन के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। उसे उम्मीद था कि राज्य दरबार में उसे कुछ काम मिल जाएगा। मोहन जल्दी जल्दी राज्य दरबार की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसे सामने एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है। अरे ये पक्षी तो काफी घायल है, ऐसा लगता है जैसे ये मर चुका है। मोहन उसे छू कर देखता है, लेकिन पक्षी की सांसें थोड़ा सा भी नहीं चल रहा होता है। शायद ये पक्षी मर चुका है। इसके बाद मोहन उस पक्षी को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। वो पक्षी ऐसे पारा क्यों था? मुझे ये बात समझ नहीं आई। कहीं वो पक्षी जिंदा तो नहीं? क्यों ना मैं उस पक्षी को अपने साथ राज्य दरबार ले जाऊं और ले जाकर राजा को दे दूंगा। महल में अनेक प्रकार के हकीम रहते हैं जो पक्षी को जरूर बचा लेंगे। मोहन इतना सोचता है और लौटकर वापस आ जाता है और उस पक्षी को हाथ में उठाकर जल्दी जल्दी राज्य दरबार की ओर बढ़ने